लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के भाग 5 संघ सरकार की चर्चा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हम उसे 3 भागों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के मध्य विभाजित करके पढ़ेंगे। कार्यपालिका के संदर्भ में हमें 4 पदों को विशेष रूप से पढ़ना है, जो कि इसके अंतर्गत शामिल है। पहले है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद तथा चौथा व अंतिम है महान्यायवादी। इस क्रम में हमने पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम उपराष्ट्रपति के पद की विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसके क्या प्रावधान है, इसके क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, क्यों लाया गया आदि की बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद होगा। अर्थात जैसे अनुच्छेद 52 में वर्णन था राष्ट्रपति का कि देश का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का सर्वोच्च पद होगा, उसके पश्चात यदि कोई पद हमारे देश में है तो वह है उपराष्ट्रपति, जो कि दूसरा सर्वोच्च पद है। अब हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया। तो इसका प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद होता है, उसी की तर्ज पे हमने भी अपने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। यहीं पर अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति का पद हमने कहां से ग्रहण किया था, तो याद कीजिएगा हमारे यहाँ संसदीय शासन है, जिसमें नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है तथा वास्तविक प्रमुख या वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसे हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन के नाम मात्र के राजा की तरह ही होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 64 में क्या बातें की गई। हम अनुच्छेदों के माध्यम से उपराष्ट्रपति के लिए किए गए प्रावधानों को देखेंगे। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति कहने का अर्थ यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, फिर भी वह राज्यसभा के सभापतित्व का दायित्व का निर्वाह करेगा या सभापति के कार्य को करेगा, या राज्यसभा के का संचालन उसकी अध्यक्षता में किया जाएगा या उसके सभापतित्व में किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65, जो कि यह बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जिसे हम 2 बिंदुओं में समझेंगे। पहला है राष्ट्रपति का पद 2 कारणों से रिक्त हो सकता है। 2 बाइफरकेशन की हमने 2 भागों में उसे बांटा है कि 2 क्या क्या अलग तथ्य या कारण हो सकते हैं जो कि राष्ट्रपति के पद के कारण की स्थितियों को अलग करते हैं, उनमें विभिन्नताएं बताते हैं। पहला है यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु व अन्य कारण से रिक्त हो, तब क्या होगा, तो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, लेकिन अधिकतम 6 माह तक। अर्थात यदि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, आपने उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया है, उसकी मृत्यु हो जाती है या अन्य कारणों में उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम अवधि 6 माह तक कार्य करेगा। इस 6 माह की अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव हो ही जाना चाहिए, ऐसी बाध्यता संविधान में की गई। लेकिन यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त उसकी अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से हो, या वो अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसके कार्यों को करता है, तो इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं लगाई गई। यह कहा गया कि जब तक राष्ट्रपति स्वस्थ होकर पुनः अपने पद पे नहीं आ जाता, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, उसके दायित्वों का पालन करेगा। ये थी बात कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कब और कैसे कार्य करेगा। एक बात और है कि जब उपराष्ट्रपति
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा। उसकी जगह पे राज्यसभा का संचालन राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाएगा तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रहते हुए उपराष्ट्रपति को वही वेतन भत्ते व सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रपति को दी जाती है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, अर्थात इसका निर्वाचन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, इसके लिए भी कोई निर्वाचक मंडल है क्या, इन सभी बातों की चर्चा अनुच्छेद 66 में की गई है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार राष्ट्रपति के अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के भी अनुच्छेद अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। नंबर के साथ याद रखते जाइए क्योंकि एक अनुच्छेद में कई प्रावधान मिलेंगे। जैसे अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी है तथा इसका निर्वाचक मंडल का भी वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य अर्थात मनोनीत व निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। यदि हम राष्ट्रपति से तुलना करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल थे, जबकि उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी है। दूसरी बात यह है कि इसके चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं को स्थान नहीं दिया गया, अर्थात उन्हें कोई भी अधिकार अपने उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए नहीं दिया गया। जबकि हमने राष्ट्रपति में देखा था कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते थे। ऐसा क्यों है, उपराष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका क्लैरिफिकेशन, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हम उपराष्ट्रपति का पद जो सृजित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका प्रमुख दायित्व राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा। एक विरल परिस्थिति है कि जब उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ेगा, इसलिए राज्यों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। जबकि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख होता है, भारत देश का प्रमुख होता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको चुनने में संपूर्ण देश का योगदान होना चाहिए। इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ये थे इसका निर्वाचक मंडल। अब देखते हैं विधि, तरीका या प्रक्रिया कि किसके द्वारा आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वही जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली, अर्थात वही तरीका, वही विधि जिसके द्वारा आप अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। समझना हो कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसे कार्य करती है, तो राष्ट्रपति के वीडियो में चले जाइए। उसके पहले वीडियो में हमने उदाहरणों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को समझा था। एक बात और, यह गुप्त मतदान होता है, अर्थात आपने किसे वोट दिया, आपका प्रेफरेंस क्या था, ये गुप्त रखा जाएगा, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तक हमने बात की राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसके निर्वाचक मंडल की। अब हम कुछ और अनुच्छेदों को देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की क्या योग्यता या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, या कौन व्यक्ति कौन व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरी राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथी लाभ के पद पर ना हो। दो बातें हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है, जबकि राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है। एक बात कॉमन है कि लाभ के पद पर ना हो, वहां पर भी सेम चीज थी, लाभ के पद पर ना हो, जिसे हमने वहां पर भी समझा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। लाभ का पद अर्थात ऐसा कोई पद जहां पर व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो रहा हो, लाभ का पद कहलाता है। विस्तृत रूप से संविधान में इसका वर्णन नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वादों के माध्यम से इसे समझाया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ के सभी मंत्री तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्री लाभ के पद पर नहीं आते। अर्थात इन सभी उपयुक्त पदों को छोड़ के जितने भी पद हमारे देश में
चाहे वे संघ सरकार के अधीन सेवा में कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन सेवा में कर्मचारी हो, चाहे स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में अधिकारी हो या सार्वजनिक अधिकरण के अधीन सेवा में अधिकारी हो, ये सभी लाभ के पद पर आएंगे। तो आप अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि कौन से लाभ के पद में शामिल है, कौन से आपके लाभ के पद में शामिल नहीं। नोट्स में आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखा हुआ मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति के लिए जो भी उम्मीदवारी करता है उसे 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अर्थात निर्वाचक मंडल में से 20 सदस्य ऐसे हों जो उसके नाम का प्रस्तावना करते हो, उसे प्रस्तुत करते हो, उसे आगे करते हो चुनाव लड़ने के लिए, तथा 20 लोग ऐसे हों जो उसके चुनाव का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति के लिए 50-50 था, उपराष्ट्रपति के लिए 20 व 20 है। जमानत राशि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 15,000 रुपए है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा उसे हटाने की प्रक्रिया, कि आपका उपराष्ट्रपति कितने दिन तक अपने पद पर रहेगा तथा उसे हटाने की क्या प्रक्रिया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया। कहा गया है उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहेगा। अर्थात जिस दिन से उसने शपथ ली उसके 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहेगा। त्याग पत्र, वह चाहे तो 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। एक और तरीका है कि आप उसे निष्कासित भी कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं है। हमने अनुच्छेद 61 में देखा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी कोई भी औपचारिक प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। एक सिंपल प्रोसेस होता है जिससे आपका उपराष्ट्रपति हट जाता है। क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति को माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव या संकल्प की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दी जाएगी कि आपको हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। उसके पश्चात यह प्रस्ताव या संकल्प सबसे पहले केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत राज्यसभा से ही होगी क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति है। वहां पर उसके तात्कालिक बहुमत से पारित किया जाएगा। अर्थात राज्यसभा अपने तात्कालिक बहुमत से पारित करेगी। तात्कालिक बहुमत क्या है? तो राज्यसभा की कुल संख्या जो सदस्यों की होती है उसमें से जो भी रिक्त पद है उनको घटा दिया जाए, बची हुई संख्या में से जो बहुमत होता है वह तात्कालिक बहुमत कहलाता है। यदि उस तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए तो वह प्रस्ताव लोकसभा के पास एक बार सहमति के लिए जाता है। यदि लोकसभा ने अपने साधारण बहुमत से उसे सहमति प्रदान कर दी तो उस तारीख से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, उस पर बैठे आसीन व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। क्या है प्रक्रिया? 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देंगे, उसके बाद प्रस्ताव राज्यसभा में लेकर आएंगे, वहां के तात्कालिक बहुमत से उसको पारित कराएंगे, जिससे लोकसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति को हटाने के आधार का वर्णन नहीं है। अतः ऐसा क्या कारण है, क्या परिस्थितियां हैं जिनमें उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई। यही हम राष्ट्रपति से तुलना करें, उसके हटाने की प्रक्रिया अलग होती है, विशेष होती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके देश के गणराज्य का प्रमुख है, इतनी आसान नहीं है। उसके हटाने के लिए संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन करने का आधार बनाना पड़ता है, तभी उसे हटाया जा सकता है, अन्य कोई कारण उसके हटाने का नहीं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में और क्या बातें की गई है। तो अनुच्छेद 68 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हो जाना चाहिए। अर्थात यदि उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित है तो उसका 5 वर्ष कंप्लीट होने के पहले ही उसका उत्तराधिकारी चुन लिया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता तो वह तब तक अपने पद पर
बने रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता या उसका उत्तराधिकारी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता। अर्थात यह भी राष्ट्रपति के समान अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद अर्थात 5 वर्ष के ज्यादा भी या उसके बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य कारण से पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र जल्द से जल्द संभव हो और उसका चुनाव करा लिया जाना चाहिए। अर्थात यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उसने त्यागपत्र दे दिया हो या उसे हटा दिया गया हो या और कोई कारण हो, जैसे उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो, तो उसके जो चुनाव है यथाशीघ्र होना चाहिए। यदि से हम राष्ट्रपति से तुलना करें तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता 6 माह की होती है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए कोई नियत समय नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र चुनाव शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा तथा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक कार्यवाहन या कार्य करूंगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। इनके लिए पृथक अनुच्छेदों का वर्णन या व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति 69 में शपथ लेता है तथा राज्यों के राज्यपाल 159 में शपथ लेते हैं। इनके लिए पृथक अनुच्छेदों का वर्णन है शपथ के लिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। तो यह थी इसकी शपथ। अब देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। जैसा हम जानते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी कार्य करता है तथा राज्यसभा के सभापति का भी कार्य करता है। संविधान ने उसे प्रमुखता राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए चुना है, उसका दायित्व निर्धारित किया है। तो कुछ कार्य देखते हैं जो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या दायित्व है। सबसे पहला है सभा के बैठक की अध्यक्षता करना। अर्थात जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा में अनुशासन कायम करेगा, वह पारित विधेयकों पे हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आवश्यक है, याद रखिए, अभी रट लीजिए। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का सभापति या जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन इसीलिए उसे राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार है। अर्थात सामान्य स्थिति में सभापति किसी भी विधेयक पे वोटिंग नहीं करता, क्योंकि वोटिंग का अधिकार राज्यसभा में उसे नहीं है, क्योंकि वह वहां का सदस्य नहीं है। परंतु यदि किसी विषय पे पक्ष व विपक्ष में समान वोटिंग हो जाए, समान मत पड़ जाए, तो वह निर्णायक मत दे सकता है, किसी विधेयक को पारित कर सकता है या किसी विधेयक को पारित होने से रोक सकता है। ऐसी शक्ति उसे प्रदान की गई है। अब देखते हैं सभापति के रूप में उसका वेतन। तो संविधान ने समय समय पे संसद के द्वारा उसका वेतन निर्धारित किया जाता है। 4 लाख रुपए अभी उसे प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। एक विशेष बात, और इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान नहीं, अर्थात जिस प्रकार हमने देखा राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उसके कार्य करने के लिए हमने उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उसकी जगह पे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता नहीं या उसका वर्णन नहीं किया गया। क्यों? इसका कारण यह है
कि उसका कार्य है राज्यसभा का संचालन करना, उसकी अध्यक्षता करना, उसका सभापतित्व करना। लेकिन यदि उसका पद रिक्त हो जाए तो उसके स्थान पे राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का संचालन कर सकता है, इसलिए ऐसे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति देश का संचालन करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो उसके स्थान पे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देश का संचालन या देश के शासन को चलाता है। उदाहरणों के माध्यम से समझें तो हमारे यहाँ एक बार ऐसी स्थिति हुई है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उस समय भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह के द्वारा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वाह किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात और है, चर्चा आपसे यह है कि भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए, उनका कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, उनसे जुड़ी प्रमुख बातें, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य आपको याद होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी के समय किस राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की थी या कौन राष्ट्रपति के पद पे आसीन था, इसका उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद। इस प्रकार के जो प्रमुख तथ्य हैं जो कि संविधान की पुस्तक में सीधे तो नहीं मिलते, लेकिन कई परीक्षाओं में आपको इस टाइप के तथ्यों से भी देखना पड़ सकता है, सवालों को बनाना पड़ सकता है। तो आपका यह दायित्व है कि जाइए इसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए। सभी राष्ट्रपतियों की सूची तथा सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची, उनके कार्यकाल, उनसे जुड़े विशेष कार्य, उनके क्या क्या दायित्व थे, उनके जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, उसको भी एक बार देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है और कई क्वेश्चन बने भी हैं आपके प्लेटफॉर्म ऑफ पीएससी में। संविधान उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पे मौन है, अर्थात हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है कि यह पुनर्निर्वाचन के लिए अधिकृत है या नहीं। फिर भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार चुने गए थे, जबकि हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन रहे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 71, बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में। अनुच्छेद 71 यह कहता है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद जो भी होंगे उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। हम देखते हैं जब भी निर्वाचन प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा कई विवाद उत्पन्न होते हैं जो कि उम्मीदवारों के बीच में होता है, अर्थात जो विजयी हो गया उसके खिलाफ जो हारने वाला होता है वह मुकदमा दायर करता है या उसके चुनाव को कहीं ना कहीं चुनौती देता है। तो अनुच्छेद 71 यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद है वो केवल और केवल उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दे दिया तो उसकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात और है, गंभीर रूप से संविधान की बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने गए व्यक्ति के निर्वाचन को अयोग्य ठहरा दिया, उस व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, तो इस अवैध घोषणा की या इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पूर्व यदि उसने अपने पद पे रहते हुए जो भी कार्य किए वे कार्य कभी अवैध नहीं होंगे, वे कार्य वैलिड रहेंगे। घोषणा के बाद वह व्यक्ति पद से हट जाएगा, लेकिन उसके पद से हटने से पहले जो भी कार्य उसने किए उनकी वैलिडिटी रहेगी, वो वैसे ही वैध रहेंगे जैसे सामान्य रूप से रहते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम व कानून बनाने का अधिकार आपकी संसद को होता है तथा इनके चुनावों का संचालन, निर्देशन आदि करना केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में इनका चुनाव संपन्न कराया जाता है। अब देखते हैं एक हेडिंग, उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय कार्यपालिका का या संघ सरकार का कौन सा ऐसा पद है जो कि अपनी दोहरी भूमिका निभाता है। आप समझ गए होंगे, उत्तर इसका उपराष्ट्रपति है, क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है
जो कि इसका सामान्य कार्य है, लेकिन आकस्मिक स्थिति में, विरल परिस्थितियों में यह भारत की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा कि दोहरी भूमिका उपराष्ट्रपति की होती है। एक घुमावदार क्वेश्चन और आता है कि राज्यसभा की सभापति का कार्यकाल क्या होता है। अगर ऑप्शन में आए 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, तो आप ध्यान रखिएगा राज्यसभा का सभापति कह रहा है, यानी सीधे रूप से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कह रहा है, जो कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। कई बार हम राज्यसभा के कार्यकाल, जो कि प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष होता है, हम उस गलती में राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को भी 6 वर्ष आंक लेते हैं। यह गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संविधान पढ़ने में जितना आसान है, समझने में जितना आसान है, क्वेश्चन बनाने में उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बुद्धिमत्ता को चैलेंज किया जाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने तथ्यों को जांच कर ही ठीक करिएगा। ये थी बात हमारे दूसरे सर्वोच्च पद, कार्यपालिका के दूसरे पद की, उपराष्ट्रपति, जिसका हमने विस्तृत रूप से वर्णन कर लिया। आगे की कक्षाओं में हम प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद को देखेंगे, साथ ही कार्यपालिका के अंतिम पद महान्यायवादी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।